सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर चैनल डे डीमेड स्टडी। तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। इससे हमने प्रीवियस वीडियो में फ्रिक्शन थ्योरी और रियलिस्टिक थ्योरी हमने कर ली थी कवर। अब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में ब्रैकेट थ्योरी, कंसिस्टेंट थ्योरी एंड पर्पस थ्योरी कि ये तीनों थ्योरी क्या कहते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं ब्रैकेट थ्योरी। देखिए, ब्रैकेट हमें शब्द से ही समझ में आ रहा है। हमें ब्रैकेट बनाते हैं ऐसे करके, तो उसके अंदर क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट है, क्या जो चीज कॉमन है हम उन्हें ब्रैकेट में रख देते हैं, है ना, लेमैन लैंग्वेज में। वही कॉन्सेप्ट हम ब्रैकेट थ्योरी में पढ़ेंगे। हम जब इसे पढ़ेंगे जब हमें समझ में आ जाएगा। दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक थ्योरी। अब ब्रैकेट एक सिंबल है, तो हम इसको एक सिंबॉलिक थ्योरी के रूप में भी जानते हैं कि ब्रैकेट थ्योरी को हम सिंबॉलिक थ्योरी भी कह सकते हैं। इट इज एसोसिएशन विद ए वेल नोन जर्मन जूरिस्ट रेडोल्फ के इचिंग। तो क्या समझ में आया, रियलिस्टिक थ्योरी भी जर्मन जूरिस्ट ने दी थी, ब्रैकेट थ्योरी भी हमें जर्मन जूरिस्ट ने दी थी। क्या नाम था उनका, हम इसे जूरिस्प्रूडेंस में खाली इचरिंग बोलते हैं, यहाँ है रोडोल्फ के इचरिंग। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जूरिस पर्सनैलिटी इज ओनली ए सिंबल ऑफ फ्रैक्शनल द वर्क ऑफ ए कॉर्पोरेट बॉडी। कि इनके अनुसार ये कि जितनी भी कॉर्पोरेट बॉडी वर्क कर रही है, हम उन सब को एक ब्रैकेट में हम उन सबको एक ब्रैकेट में फिट कर देते हैं। ओनली द मेंबर ऑफ ए कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन के मेंबर कौन होंगे, ह्यूमन बीइंग आर पर्सन इन रियल सेंस, कि वो एक पर्सन है रियल सेंस के, एंड ए ब्रैकेट इज पुट अराउंड देम टू इंडिकेट दैट दे आर टू बी ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट व्हेन दे फॉर्म देमसेल्फ इनटू ए कॉर्पोरेशन। तो क्या कहा इसने कि हम कॉर्पोरेशन फॉर्म करेंगे, कॉर्पोरेशन के अंदर हम मेंबर फॉर्म करेंगे, और मेंबर कौन होंगे, पर्सन होंगे। तो जो भी पर्सन, जो भी मेंबर कॉर्पोरेशन का मेंबर होगा, हम उसको एक सिंगल ट्रीट करेंगे, हम उन्हें अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे, वो एक सिंगल ट्रीट होंगे। इसलिए इसको ब्रैकेट थ्योरी क्या कहा गया है। कोई बंदा ये नहीं कहता कि मैं मैनेजर पोस्ट पे हूं, नहीं, वो यही कहता है कि हम जो भी कर रहे हैं हम कंपनी के फायदे के लिए कर रहे हैं। क्या इससे कंपनी को नुकसान हुआ, चाहे नुकसान उसकी वजह से हुआ, वो ये नहीं कहते मेरी वजह से, वो कहता है कि कंपनी को नुकसान हुआ। ठीक है, तो इसका कहना यह है कि जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं हम उन्हें सेम ही ब्रैकेट में डाल के रखेंगे। आगे देखते हैं क्या कहता है। द अमेरिकन जूरिस्ट हॉर्नफील्ड, ये एक अमेरिकन जूरिस्ट है। तो ब्रैकेट थ्योरी में एक जर्मन जूरिस्ट ने अपनी एक थ्योरी दी, अब अमेरिकन जूरिस्ट अपनी थ्योरी दे रहा है। हैज एडवोकेट इन दिस थ्योरी is different. According to him, corporation is the creativity of a legal rule designed to facilitate proceeding by against an incorporation body in law court. इसके अनुसार क्या है, हमने कॉर्पोरेशन इसलिए बनाया जैसे जो उनके कॉमन मेंबर है, जो भी उसमें वर्क कर रहे हैं, जो कॉमन मेंबर है, जो ह्यूमन बीइंग है, अगर कॉर्पोरेशन की कोई लीगल राइट वोलेट हुई, क्या इसकी कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी, तो हम कलेक्टिवली कॉर्पोरेशन के बिहाफ पे लीगल एक्शन अराइज कर सके। तो ये किसका मानना था, ये मानना था हॉर्नफील्ड का। अब हम और पढ़ते हैं इसमें ये क्या कहता है। इट इज क्रिएट इन लाइन विद ए थ्योरी ऑफ लिफ्टिंग ऑफ ए कॉर्पोरेट विल, ये डिफाइन करता है थ्योरी लिफ्टिंग ऑफ ए कॉर्पोरेट विल को। However, this theory has been criticized on that ground that it do not indicate to them with the bracket may be removed and the corporation marks is flipped for taking note to the member who consist the corporation. तो ब्रैकेट थ्योरी क्या कहता है कि हमने ये मान लिया जो भी कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं वो सिंगल ब्रैकेट में है, वो कॉर्पोरेशन के लिए क्या, कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक,
पर कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हमें ब्रैकेट हटा के देखना पड़ता है कि इसके पीछे कौन है। एक वैसे ही ब्रैकेट के समझ लो आप, एक पर्दा है, पर्दे को हटा के देखना पड़ता है इसके पीछे कौन है, कि इस एक्ट के पीछे, क्या इस सिचुएशन के पीछे, क्या इस सर्कमस्टेंस के पीछे कौन है। तो वो हटाने के लिए हमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट इविल करना पड़ता है कि उस कंडीशन में, उस प्रेजेंट समय में ये वाला इंसिडेंस किसके के कारण से हुआ, क्या रीजन है, कौन इस पे लीगली बाइंडेड है। तो ये कहता है ब्रैकेट थ्योरी। इसने ये कहता है कि मैं मान लिया सारे एक ब्रैकेट में है, कंपनी के लिए वर्क कर रहे पर्सन है, तो उनका एक ब्रैकेट है, कलेक्टिव माइंड है, कलेक्टिव इंटरेस्ट है, कोई उनके इंटरेस्ट को हाथ पहुंचाएगा तो हम कोर्ट में भी जा पाएंगे। पर ये बात भी कह रहा है कि हम इस इंटरेस्ट को, हम इस ब्रैकेट को कभी कभी अपलिफ्ट करके भी देखेंगे तो मेन कल्प्रेट कौन है पीछे, उनके। ठीक, अब आएगा कंसिस्टेंस थ्योरी। दिस थ्योरी इज बेसिकली लाइक विद द साइकोलॉजी ऑफ सोवरेन स्टेट। इट प्री-सपोर्ट the corporation as a legal person has great importance because it is recognized by state of the law। कंसिस्टेंस थ्योरी ये कहती है कि ये हमने मान ही लिया है, अगर लॉ ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, उसे को रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो वो एक इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ सोसाइटी में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जूरीज पर्सनली इज द कंसिस्टेंट रेदर देन द कॉर्पोरेशन बाय ए स्टेट। कि स्टेट की कॉरपोरेशन ना बन के वो एक कंसिस्टेंटली एक सोसाइटी का मेंबर है। इट इज एन डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट टू रिकॉग्नाइज और नॉट रिकॉग्नाइज बाय जुडिशियल पर्सन। हमने ये स्टेट के ऊपर छोड़ दिया है कि आप इसे एक पर्सन रिकॉग्नाइज करो चाहे ना करो। अब इस सिचुएशन में स्टेट ने क्या करा, एक्ट बना दिया। जो इस एक्ट को फुलफिल करेगा वो तो लीगल पर्सन है, जो नहीं करेगा वो नहीं है। दिस क्लोजली रीजनेबल विद द फ्रिक्शन थ्योरी इज आल्सो बिलीव दैट नो जूरिश पर्सन अपार्ट फ्रॉम क्रिएशन ऑफ द लॉ। ये कहता है कि जूरिश पर्सन लॉ नहीं बनाते, ये सिर्फ लॉ का आइडिया देते हैं। लॉ तो स्टेट को बनाना पड़ेगा, पार्लियामेंट को बनाना पड़ेगा, क्या जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी उनको बनाना पड़ेगा कि वो अपनी स्टेट में, अपनी टेरिटरी में किस तरह की कॉरपोरेशन का फॉर्म करते समय उसकी राइट, उसकी ड्यूटी, उसकी लीगल आइडेंटिटी, वो सब किस तरीके से क्रिएट करें। ओके, तो अब हमारी लास्ट थ्योरी, फिफ्थ थ्योरी रह रही है पर्पस थ्योरी। द मेन एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी वाज नोटेड जर्मन। अब पर्पस थ्योरी का भी जर्मन जूरिस्ट है, कौन, बीन्स और ब्रैकर। डेवलप दिस थ्योरी इन इंग्लैंड। थे जर्मन जूरिस्ट, बस थ्योरी कहां बिल्ड हुई थी, इंग्लैंड में। This theory is found that the view that corporation are treated a person for creation specifically purpose। इसने सिंपल सी बात में कह दिया, पर्पस से नाम से समझ आ रहा है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस कॉरपोरेशन का, क्या किसी का कोई पर्पस हो। तो हमने जब पिछले तक हमने पढ़ा है कि जब कॉरपोरेशन बनाते समय हम उन बंदे को ढूंढते हैं जो एग्री हो हमारे साथ कॉरपोरेशन बनाने में, जिनका माइंडसेट सेम हो, जिनकी विल सेम हो और जिनका इंटरेस्ट सेम हो। जब वो एक जैसे हमें बंदे मिल जाते हैं तो तब कॉरपोरेशन को हम क्रिएट ए स्पेसिफिक पर्पस, उसका एक पर्पस हो जाता है कॉरपोरेशन को क्रिएट करने का। जैसे उन सब ने कहा चलो हम अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलेंगे, तो उनका उन सब का एक ही पर्पस है एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना। तो इसलिए हमने उसे पर्पस थ्योरी में रखा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक पर्पस है, उसका मोटिव है, उसका एक गोल है, तो इसलिए वो पर्पस थ्योरी के अंदर आया है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। फाउंडेशन ऑफ एल्गोरिथम ऑफ ए ट्रस्ट फॉर ए स्पेसिफाइड चैरिटेबल पर्पस। ये नाम से समझ में आ रहा है, अगर ट्रस्ट है तो उसका चैरिटेबल पर्पस है। कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो उसका फाउंडेशन एजुकेशन देना है और स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना है। फाउंडेशन वर एट्रीब्यूटेड बाय द जूरिश पर्सन। कहने का मतलब ये है कि हम कॉरपोरेशन से अंदाजा लगा लेते हैं कि उस फाउंडेशन का पर्पस क्या है। Likely a charitable fund, it is not a legal person, therefore it is
पर्सोनिफाई फॉर द स्पेशल पर्पस विच वाज क्रिएटेड। ये यही कहना चाह रहा है कि हम पर्पस हमें पहले क्लियर होता है, पहले पर्पस, पहले माइंडसेट पीपल इकट्ठे होंगे, उनका कॉमन इंटरेस्ट बनेगा, कॉमन विल बनेगा, फिर उसके बाद जब हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो वो किसी पर्पस से बनेगी। तो इसलिए पर्पस थ्योरी के अंदर हमने इसको डिफाइन करा है। तो ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।